हाँ धीरे धीरे। तो चार धाम की यात्रा आसान नहीं है। आप देख सकते हैं रात को 12:30 बज रहा है और हम नीचे ट्रैफिक लगा है, तो हम हमारे व्हीकल से उतरकर पैदल होटल जा रहे हैं। एक है, ये अलग अलग मोबाइल है। जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए गंगोत्री धाम का व्लॉग लेकर। अगर आप लोग भी गंगोत्री धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं तो आप लोग सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं गंगोत्री धाम कैसे पहुंचा और गंगोत्री धाम की यात्रा करने में मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर आप लोग भी गंगोत्री धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आप लोग को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या प्रिकॉशन पहले लेके चलना है और आप कैसे गंगोत्री धाम पहुँचते हैं, और आप ये देखना कि मैं गंगोत्री धाम की यात्रा पूरी कर पाता हूँ या नहीं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गंगोत्री धाम वाले रूट पर कौन कौन से गुप्त मंदिर रहते हैं, जिन मंदिरों के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता रहता है और वो रूट पर ही पड़ते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यमुनोत्री धाम वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वो भी एक बार जाकर देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आपकी जो यात्रा रहेगी वो यमुनोत्री धाम से ही शुरू होगी और उसी में सारी इन्फॉर्मेशन है कि हरिद्वार से कैसे गए, यमुनोत्री में कहाँ रुकना है, क्या पूरी A to Z डिटेल यमुनोत्री धाम से रिलेटेड सारी उसमें मैंने दी है। तो एक बार आप वो भी जाके चेक कर लीजिए। और जिन लोगों ने मेरा यमुनोत्री धाम वाला व्लॉग देखा है उन लोगों को तो पता ही है कि मेरा यमुनोत्री धाम में दर्शन नहीं हो पाए हैं, और क्यों नहीं हो पाए हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ हम पहुंच गए प्रकटेश्वर महादेव मंदिर। जब आप यमुनोत्री धाम में दर्शन कर बरकोट से गंगोत्री वाले रूट पर जाओगे तो ये मंदिर आपको रूट पर ही पड़ता है, मेन रोड पर। जैसे कि आप सभी को पता है यमुनोत्री धाम में हमारे दर्शन नहीं हुए थे। ड्राइवर ने गाड़ी आधे रास्ते से पलटाकर वापस बरकोट ले आया था। तो जैसे ही हम बरकोट पहुंचे थे हमने होटल से चेकआउट कर दिया था और हमारा पूरा लगेज उठाकर हम निकल गए थे गंगोत्री धाम के लिए। और सुबह हम निकल गए थे तो हम 4-5 घंटे में प्रकटेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गए थे। इस मंदिर को प्रकटेश्वर महादेव का मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ साक्षात शंकर भगवान और माता पार्वती जी प्रकट हुई थी। यहाँ पर महादेव एक छोटी सी गुफा में विराजमान है और जिसका रास्ता ऐसा है कि एक समय पे सिर्फ एक व्यक्ति ही उस रास्ते से जा सकता है और आ सकता है। भक्तों की भीड़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना प्रसिद्ध होगा। और आप लोग अपने साथ रेनकोट और अम्ब्रेला जरूर से लेकर आना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अचानक से बारिश होने लग गई थी। चारों धाम में मौसम का भरोसा नहीं रहता है, तो अपने साथ सारी एसेंशियल चीजें लेकर जाएं। जितनी भी चीजें चार धाम की यात्रा में लगती है वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस मंदिर में महादेव के साथ साथ माँ दुर्गा भी प्रकट हुई थी, जिसकी जानकारी आपको मंदिर की दीवार पर लिखी हुई दिख जाएगी। आइए पहले मैं आपको माँ दुर्गा के दर्शन कर देता हूँ, उसके बाद हम गुफा के अंदर जाएंगे। यहाँ पर दर्शन करने में बहुत समय लग रहा था और हमको समझ में भी आ नहीं रहा था लाइन में खड़े खड़े कि ऐसा अंदर हो क्या रहा है। जो लोग बाग इतने स्लो जा रहे हैं, लाइन इतनी स्लो बढ़ रही है और लोग बाग जा रहे हैं और इतनी लेट बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा अंदर है क्या या कितना दूर है, और मंदिर तो सामने ही है, फिर भी लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है बाहर आने में। लेकिन जब हम गुफा के अंदर जाते हैं तब हमें समझ में आता। आइए मैं आपको महादेव के दर्शन कराता हूँ। और आपको वीडियो में जो ये रास्ता दिख रहा है ये पतले से रास्ते से ही हम नीचे जाएंगे। हर 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 एक मिनट चाहिए, पकड़ो ना।
गुफा के अंदर शिवलिंग और मैया विराजमान है और ये शिवलिंग बहुत बड़ा और सुंदर था। आपने वीडियो में भी देखा होगा और अभी भी आप वीडियो में देख सकते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जब पांडव महादेव को ढूंढ रहे थे तब महादेव यहीं पर आके साधना में लीन हो गए थे, क्योंकि महादेव पांडवों से नाराज थे और महादेव को पांडवों से मिलना नहीं था। दर्शन और प्रसाद चढ़ाने के बाद अब हम गुफा से निकल रहे हैं बाहर और आप बाहर जाने का रास्ता देख सकते हैं। बहुत छोटा और पतला सा रास्ता है, तो अगर आप लोग आ रहे हो तो देख कर आना। यहाँ की एक खास बात यह है कि अगर आप यहाँ महादेव के दर्शन करने आ रहे हैं, गुफा के अंदर हैं, तो आपको पंडित जल्दी जल्दी करके भगाएंगे नहीं। पंडित जी आपको आराम से दर्शन करने देंगे, चाहे बाहर कितनी भी भीड़ क्यों ना हो। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं। दर्शन में 4 घंटे लग गए हैं, पर जब हमने महादेव के दर्शन करे तो जो हमारे 4-5 घंटे हमें लाइन में लगे थे वो पूरे के पूरे हमारे वसूल हो गए हैं और यहीं से केदार बाबा के दर्शन हो गए हैं। महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम दुर्गा माता के दर्शन करने आ जाते हैं और दुर्गा माता से बोल देते हैं कि आगे के सारे धामों की यात्रा हमारी सफल हो और सही हो। अगर आप लोग भी गंगोत्री धाम जा रहे हैं तो रास्ते में ही आपको प्रकटेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है, वहाँ दर्शन करना ना भूले। अगर आप मेरा सजेशन लेंगे तो अगर आप यहाँ आके दर्शन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन को बहुत शांति मिलेगी और यह बहुत दिव्य और पौराणिक जगह है। दर्शन करने के बाद हमें लगती है भूख, तो हम चले जाते हैं साइड में स्टॉल पर, जहां हम पूछते हैं क्या क्या खाने का है, तो उनके पास सिर्फ मैगी रहती है। तो हम एक मैगी और चाय ऑर्डर कर देते हैं। 3 दिनों के बाद आज हमें मैगी का टेस्ट अच्छा लगा था, क्योंकि यमुनोत्री धाम में जो मैगी खाई थी वो तो उसने क्या पता क्या ही बना दिया था। आज की मैगी बहुत अच्छी थी। मैगी खाकर चाय पीकर अब हम निकल जाते हैं गंगोत्री धाम के लिए। आपको एक बात और मैं बता देता हूँ कि जो आपके ड्राइवर लोग रहेंगे उन लोग से थोड़ा बनाकर रखिएगा आप, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारे हिडन टेम्पल्स पता रहते हैं, जो बहुत चमत्कारी मंदिर रहते हैं, जिनके बारे में आम लोगों को और अपन लोगों को नहीं पता रहता है। वो यहाँ के लोकल रहते हैं, उनको यहाँ की सारी नॉलेज रहती है, इसलिए उन लोगों से बना के रखिएगा, उन्हें खुश रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि यमुनोत्री धाम में हमारे साथ क्या घटना हो गई थी। जैसे कि आप सभी लोगों ने मेरा यमुनोत्री धाम का व्लॉग देखा है और जिसने नहीं देखा वो पहले देख के आ जाइए, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट है 4 धाम का, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम लोग बरकोट से यमुनोत्री धाम के बीच में ट्रैफिक में फंसे हुए थे और ऑलमोस्ट हमने पूरा ट्रैफिक निकाल दिया था। सिर्फ जहाँ हम थे वहाँ से यमुनोत्री धाम 10 किलोमीटर बचा हुआ था। रात को 3 बज रहा था। ड्राइवर ने हमसे पूछा कि गाड़ी पलटा लें, अब मुश्किल लग रहा है यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने मना कर दिया था कि गाड़ी बिना दर्शन के तो पलटेगी नहीं, पर ड्राइवर ने हम लोग से बोला कि जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उस डेट पर ही उसी धाम में जाना आपका जरूरी है, नहीं तो फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे बाद किसी धाम में जाते हो तो फिर वहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसने जब ऐसा बोला तो हमारे साथ जो आधे लोग थे वो डर गए और उन्होंने कह दिया कि हाँ गाड़ी पलटा लो। और जो हमारे साथ आधे लोग थे उनकी केदारनाथ की हेलीपैड की टिकट भी बुक थी, जो कि 3-4 लोग थे, तो उनको 20-30 हजार का नुकसान हो जाता, जिस वजह से उन लोगों ने भी जिद करके गाड़ी पलटवा ली और ऐसे हमारे यमुनोत्री धाम के दर्शन रह गए। लेकिन जब हम हमारी होटल में आए लगेज उठाने के लिए तो होटल वालों ने हमसे पूछा कि दर्शन अच्छे से हो गए। तब मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसा नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन आपने जिस दिन का कराया है उस दिन से 15 दिन तक आप कभी भी जा सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो 15 दिन तक वैलिड रहता है। फिर मैंने ड्राइवर को बहुत चिल्लाया और अपने एजेंट को फोन भी लगाया, लेकिन एजेंट से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने यह कहकर बात टाल दी कि जब आप बद्रीनाथ के दर्शन कंप्लीट कर डबल से हरिद्वार आओगे तब हम आपको यमुनोत्री धाम के दर्शन करा देंगे, डबल से पहुंचा देंगे और हम देखते हैं कुछ ना कुछ इस चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे। इस चीज से मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो अगर आप एजेंट के थ्रू या किसी पैकेज के थ्रू आ रहे हैं तो उनसे पहले ही क्लियर बात कर लेना और जितना हो सके पहले एडवांस अपना कम देना। इसी के साथ हम पहुंच गए गंगनानी और जो आज हमारा नाइट स्टे होता है वो गंगनानी में होता है। गंगनानी से गंगोत्री धाम का जो डिस्टेंस है वो 55 से 60 किलोमीटर रहता है और आप देख रहे हो अभी गंगनानी हम प्रॉपर नहीं पहुंचे हैं। गंगनानी पहुंचने में अभी 7-8 किलोमीटर दूर है गंगनानी यहाँ से। और ट्रैफिक कितना है रोड पर, पुलिस वाले भैया से पता चलता है कि ये ट्रैफिक रात भर नहीं खुलने वाला है, तो हम पैदल ही निकल पड़ते हैं होटल की तरफ। 4 धाम की यात्रा आसान नहीं है, आप देख सकते हैं रात को 12:30 बज रहा है और हम नीचे ट्रैफिक लगाए तो हम हमारे व्हीकल से उतरकर पैदल होटल जा रहे हैं, वो भी सब दूर दूर है अकेले। ये देखो, और यहाँ आजू बाजू कोई भी दुकान नहीं है, सिर्फ पहाड़ है। एक तरफ गंगा मैया है और एक तरफ पर्वतराज है। तो आप लोग भी आए तो प्रिपेयर होके आइए और बच्चे बूढ़े जितना हो सके
नहीं आएंगे तो ही ठीक रहेगा। हर हर महादेव। अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और एक तरफ पूरा रोड खाली था, हम आराम से पैदल जा रहे थे। तो उसकी वजह यह है गंगोत्री धाम बहुत ऊपर और एकदम पहाड़ पे बना हुआ है, उसको एक जगह बनाई हुई है, तो वहाँ जो है ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो पहले ऊपर का ट्रैफिक नीचे आएगा, तब जाके जो नीचे गाड़ी खड़ी है ये सब ऊपर जाएगी। जहाँ हम अभी पैदल चल रहे थे वो चढ़ाई वाला इलाका था, तो चढ़ाई पे पुलिस वाले नाकाबंदी नहीं कर सकते, इसलिए चढ़ाई से बहुत नीचे इन लोगों ने नाकाबंदी कर रखी थी कि जो नीचे की गाड़ी है वो ऊपर ना जाए और जो ऊपर का जितनी भी भीड़, ऊपर जितना भी ट्रैफिक लगा हुआ है वो सब पहले नीचे आ जाए। इसी के साथ हम पहुंच गए हमारी होटल में और होटल का रूम आप देख सकते हो। पैकेज में जो रूम दिखाया था यहाँ पर वो रूम नहीं दिया इन्होंने, बहुत गंदा रूम दिया था हम लोगों को। फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर हम जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर निकलना है गंगोत्री धाम के लिए। गुड मॉर्निंग। हमारी सुबह होगी गंगनानी में और यहाँ पर हमारे होटल के जस्ट साइड में गर्म कुंड था, वहाँ हम चले जाते हैं स्नान करने के लिए। वहाँ स्नान कर तैयार होकर हम आ जाते हैं होटल के नीचे देखने की अभी तक हमारी गाड़ी जो है वो आई है या नहीं आई है, या अभी तक ट्रैफिक में ही फंसी हुई है। आपको मैं बता देता हूँ गंगनानी भी बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है, जहाँ ऊपर मंदिर है मैया का, वहाँ से गर्म पानी निकलता है और वो अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो गर्म पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है। वो कुंड में जाकर वो गर्म पानी स्टोर होता रहता है और ये 12 महीने पानी एकदम गर्म रहता है, खोलता पानी रहता है, कोई इसमें डायरेक्ट नहा भी नहीं सकता है, इतना गर्म पानी रहता है। होटल का ब्रेकफास्ट हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम नीचे आके ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर अब हम निकल जाते हैं गंगोत्री धाम के लिए। देखिए अगर आप लोग भी गंगोत्री धाम जा रहे हैं या गंगोत्री धाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो गंगोत्री धाम डायरेक्ट तो आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता रहता है, ट्रैफिक भी मिलता है, तो आपको एक रात कहीं ना कहीं तो स्टे करना पड़ेगा। तो आप है ना अपना स्टे गंगनानी में बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि गंगनानी से जो गंगोत्री धाम का डिस्टेंस है वो 55 किलोमीटर है। आप अपना होटल रखिएगा हर्षिल वैली तरफ या तो फिर गंगोत्री धाम में ही कहीं आजू बाजू, क्योंकि हमारे साथ दोनों जगह ऐसा हुआ था। यमुनोत्री में भी आपने देखा होगा कि हमारी जो होटल यमुनोत्री धाम से कितनी दूर थी, मतलब बरकोट बहुत दूर है यमुनोत्री धाम से, वैसे ही गंगोत्री धाम से जो गंगनानी है वो 55 किलोमीटर दूर है। तो इतनी दूर स्टे रखने से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब ट्रैफिक बढ़ता है और आपका स्टे बहुत दूर रहता है अपने मंदिर से तो फिर आपको बहुत दिक्कत आती है पहुंचने में। अब आप देख लीजिए हम होटल से करीबन 10 किलोमीटर आगे आए होंगे और 10 किलोमीटर आगे आने के बाद ही हमें ट्रैफिक जाम मिल गया और ये बहुत बड़ा जाम है, लंबा जाम है और पता नहीं कब तक खुलेगा। देखिए यमुनोत्री धाम वाले व्लॉग में मैं बताना भूल गया था कि 4 धाम की यात्रा कब करनी चाहिए, कौन सा मंथ सही रहता है। अगर आप लोग 4 धाम की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, जैसे ही द्वार खुलते हैं ना, मतलब पट खुलते हैं ना मंदिरों के, तब तुरंत नहीं आना चाहिए। मंदिरों के पट खुलने के 1 हफ्ते बाद आपको अपना ट्रिप प्लान करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मंदिरों के द्वार खुलते हैं, पट खुलते हैं, वैसे ही आप जाओगे तो बहुत भीड़ मिलती है। ये जो आप इतनी भीड़ और ट्रैफिक जाम देख रहे हो ना, ये उसी वजह से हम लोग पट खुला था उसी दिन हमारी ट्रिप चालू हो गई थी, जिस वजह से हमें बहुत भीड़ मिल रही है। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि करीबन आप 10 दिन बाद से अपना ट्रिप चालू करना और बारिश के दिनों में 4 धाम की यात्रा अवॉइड करना। जब हैवी मॉनसून आता है ना, उस टाइम पर बैठे बैठे हम बहुत देर से बोर हो रहे थे और समझ में नहीं आ रहे थे क्या करें, तो हमें ट्रेवलर के पीछे कुछ डांस करते हुई लेडीजें दिखी थी कि डांस कर रही है, क्या कर रही है, हम वो देखने के लिए आ जाते हैं। आइए मैं आपको भी बताता हूँ। कुछ भी कहो, गुजराती लोग बहुत मजेदार होते हैं, पूरी बोरियत को मजे में बदल दिया। और सिर्फ यही नहीं, 4 धाम में हर जगह गुजराती लोग जहाँ जहाँ मिले, हर जगह जब हमारा मूड खराब हुआ या बोरियत हुई, वहाँ हमें पूरा एकदम मजे से भर दिया। और बड़े मजाकिया और मजेदार लोग होते हैं। हमें भूख लगती है तो गाड़ी से हम हमारा सामान निकल कर चले जाते हैं हमारे पिकनिक स्पॉट पर, जहाँ हम सब बैठ कर खाना खाते हैं। वो तो ये अच्छा हुआ था कि सुबह ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ मैं 3-4 आलू के पराठे पैक करा लेता हूँ, जो अभी मुझे काम दे देते हैं। इसी के साथ हमारे ड्राइवर भैया
का कॉल आता है और बोलते हैं कि ट्रैफिक खुल गया है, जल्दी आ जाओ। तो हम गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं और फिर निकल जाते हैं गंगोत्री धाम के लिए। पर थोड़ा दूर और मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर गाड़ी और चलती है, फिर ट्रैफिक लग जाता है और हमारी पूरी रात ट्रैफिक में निकल जाती है और हम गाड़ी में ही सो जाते हैं। अभी आपके सामने जो क्लिप चल रही है ये सुबह की क्लिप है। अभी हम उठ चुके हैं और सिर्फ हमने दिन में ही खाना खाया था, वो भी 3 पराठे। उसके बाद रात में कुछ नहीं खाया और गाड़ी में ही सोना पड़ा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस जंगल में क्या होटल और क्या खाना मिलेगा। गाड़ी में बैठे बैठे बोरियत हो रखी थी, पूरे रात भर से गाड़ी में ही सोए हैं तो बैठने में भी दिमाग खराब हो रहा था। तो फिर हम गूगल पे चेक करते हैं कि नियर बाय कोई होटल या रिजॉर्ट मिल जाए। तो फिर हमें 5 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट मिलता है, तो हम पैदल पैदल निकल जाते हैं रिजॉर्ट की तरफ। और ये जो रिजॉर्ट है वो हर्षिल वैली के पास में है और ये रिजॉर्ट बहुत अच्छा था। अगर आप लोग भी गंगोत्री धाम का प्लान कर रहे हैं तो अपना स्टे यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि ये गंगोत्री धाम के पास में भी है। यहाँ से गंगोत्री धाम का जो डिस्टेंस है वो 17 या 15 किलोमीटर रहता है और यहाँ पर रूम स्टार्ट हो जाते हैं 5,000 रुपए से। हम लोग जब गए थे, जब हमने पूछा कि भाई यहाँ रूम अवेलेबल है, तो वहाँ रूम अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने बोला यहाँ पर अगर आपको रूम चाहिए तो आपको प्री बुकिंग करनी रहती है, क्योंकि यहाँ हमेशा रूम फुल रहते हैं। आप अगर कभी भी आओगे, जैसे डायरेक्ट आओगे, तो आपको रूम कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग भी यहाँ रुकने का प्लान कर रहे हैं तो पहले बुकिंग करके आइएगा और फिर यहाँ रुकिएगा। बाकी चलिए मैं आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत ये जगह है। और ये जो रिजॉर्ट है ये बहुत अच्छा बना हुआ है और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू दिखता है पूरा। इस होटल का फूड भी बहुत टेस्टी था। वैसे इन लोगों की पॉलिसी है कि जो बाहर के बंदे रहेंगे उन लोग को ये फूड सर्व नहीं करते हैं और कोई भी सर्विस उसे प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो इनके होटल में स्टे कर रहा है, रह रहा है, जो इनका गेस्ट है, सिर्फ ये इन लोग को ही प्रोवाइड करते हैं फूड और बाकी सारी फैसिलिटी। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट करने पर और यहाँ का माहौल देखते हुए उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया था और इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं हमारी गाड़ी की तरफ और गाड़ी के पास पहुंचते ही हमें पता चलता है कि ऊपर गंगोत्री धाम में जितना भी ट्रैफिक था वो अब खाली हो गया है और पूरा रूट क्लियर हो गया है। तो फिर हम निकल पड़ते हैं गंगोत्री धाम के लिए। बाकी आपने पूरी वीडियो में देखा होगा, भले ही वो यमुनोत्री धाम हो या गंगोत्री धाम हो, यहाँ कितनी खूबसूरती है आप देख सकते हैं वीडियो में। मन करता है पूरे पहाड़ों को देखते रहें, बहुत खूबसूरत नजारे रहते हैं चारों धाम के। बाकी आपने मेरा यमुनोत्री धाम का और ये गंगोत्री धाम वाला व्लॉग आप देख ही रहे हैं। यहाँ बस एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे मेन चीज रहती है आप कब आ रहे हैं। तो जैसे ही पट खुल रहे हैं तब आप मत आइएगा। पट खुलने के 8 से 10 दिन बाद ही आप अपनी डेट रखिएगा चारों धाम यात्रा करने के लिए। और प्लीज बारिश के टाइम 4 धाम की यात्रा मत करिएगा, क्योंकि जब हेवी मानसून आता है तब बहुत बारिश होती है और बहुत लैंडस्लाइड होता है, तो उस टाइम पे तो आप अवॉइड कर ही देना। फाइनली इतनी तपस्या करने के बाद हम पहुंच गए गंगोत्री धाम और इतनी खुशी मिल रही है ना धाम पहुंचने के बाद कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि यमुनोत्री धाम के तो हमारे दर्शन हो नहीं पाए थे। तो एटलीस्ट हम गंगोत्री धाम पहुंच गए और यहाँ फाइनली हम दर्शन करने वाले हैं। एक है ये अलग अलग मोबाइल है। अच्छा ये आपको ही देना है। अभी आपने जो वीडियो में देखा था वो चेकिंग पॉइंट रहता है। यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन बारकोड दिखाना पड़ता है, वो स्कैन करके आपको स्लिप देते हैं और फिर गेट से एंट्री लेते समय वो झोला लेके बैठे रहते हैं, उनको फिर वो स्लिप डबल से देनी पड़ती है और फिर वहाँ से आप अंदर जा सकते हो। हम गंगा मैया का जल भरने के लिए गंगोत्री धाम से एक बड़ी बोतल खरीद लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं गंगा घाट की तरफ स्नान करने के लिए। और जैसे की आपको वीडियो में दिख रहा होगा की गंगोत्री धाम में भी बहुत सारी होटल और धर्मशाला है, तो मेरा सजेशन आप सबको ये रहेगा की आप गंगोत्री धाम के आजू बाजू अपना स्टे करें, या तो आप अपना स्टे हर्षिल वैली तरफ रखें। हम पहुंच जाते हैं गंगा घाट पर और गंगा घाट पर पहुंचकर देखते हैं तो यहाँ बहुत भीड़ मिलती है, बहुत लोग यहाँ स्नान करते रहते हैं। स्नान करने की जगह नहीं दिखती हमें, तो फिर हम चले जाते हैं सामने वाले घाट की तरफ, क्योंकि वो घाट एकदम खाली रहता है। जब हम गंगोत्री धाम में एंट्री ले रहे थे तो आपने देखा होगा कि हमने हमारे रजिस्ट्रेशन को बताया था, फिर उन्होंने हमें एक स्लिप दी थी और फिर हमने वो स्लिप साइड में दे दी थी। तब तो ऐसा लगा था कि रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है कोई, क्योंकि ऐसे ही निकल जाते इससे बढ़िया। तो लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ये मत सोचना कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। हर जगह आपका रजिस्ट्रेशन देखा जाता है, इसलिए आप कोई भी चूक मत करना, अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आना। हम पहुंच जाते हैं घाट पर और घाट की खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं, बहुत सुंदर घाट था। और यहाँ से जो व्यू दिखता है, बर्फ के पहाड़ दिखते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, वो भी दिखने में एक नंबर लग रहे थे। घाट पर पहुंचकर सबसे पहले हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, फिर गंगा मैया को नमन कर कर उनको प्रणाम कर कर और बहुत हिम्मत करते हैं कि जैसे
जैसे तैसे हम गंगा स्नान यहाँ पर कर लें, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है, क्योंकि गंगा ग्लेशियर जो है वो यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर ही है, तो एकदम बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी रहता है, क्योंकि पूरी बर्फ पिघलती रहती है, वही पानी ऊपर से यहाँ नीचे आता है। फिर जैसे तैसे हिम्मत कर हम चले जाते हैं गंगा स्नान के लिए और जल्दी जल्दी 3 डुबकी मारते हैं और फटाक से बाहर आ जाते हैं। गंगा स्नान करने के बाद हम थोड़ी देर ध्यान करने में लीन हो जाते हैं और फिर ध्यान करने के बाद अब हम निकल जाते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए। बाकी आप गंगोत्री धाम की खूबसूरती तो वीडियो में देख ही रहे होंगे, ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और साथ में आप देख रहे होंगे कि मेरे चारों तरफ यहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस और जो होम स्टे रहते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। आप वीडियो पॉज करके भी उनका कॉन्टेक्ट नंबर और उनका नाम निकाल सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उनका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, और चाहे तो आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। गंगोत्री धाम में आपको खाने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गंगोत्री धाम में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। जब आप ऊपर आ जाएंगे तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखेंगे, ढाबा दिखेंगे, स्टॉल दिखेगी, आपको जहाँ से भी खाना आप खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पूरा टेस्ट अच्छा रहता है, हर जगह का टेस्ट अच्छा है, यहाँ खाने से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। धाम में वॉशरूम से रिलेटेड भी अच्छी फैसिलिटी दी गई है। अगर कोई भाई डायरेक्ट आ रहा है या कोई किसी को कोई इमरजेंसी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो यहाँ वॉशरूम दिया गया है। जैसे ही आप जो मंदिर में एंट्री लेने वाला गेट है, गेट से अंदर मत घुसिए, पहले ही राइट से एक गली गई है, राइट से आप गली लेके नीचे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपको वॉशरूम दिख जाएगी, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम मंदिर के अंदर आ जाते हैं और जूते निकाल कर फिर मंदिर के अंदर जाते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास प्रसाद तो है नहीं, क्योंकि हम प्रसाद खरीदना भूल जाते हैं। फिर हम आते हैं प्रसाद खरीदने के लिए, और प्रसाद खरीदने के बाद फिर हम चले जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। और जब हम मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं तो हमें दिखती है बहुत लंबी लाइन। अब हमें समझ में नहीं आता, अगर यहाँ लाइन में लगेंगे तो फिर शाम हो जाएगी, तो क्या करें, तो जैसे तैसे जुगाड़ कर हम बीच लाइन में अंदर घुस जाते हैं। अगर आप लोग 4-5 लोग जा रहे हो, या ग्रुप है, या 3 लोग भी हो, जितने भी लोग हो, अगर 2 लोग से ज्यादा लोग हो, तो आप लोग ऐसा मत करना कि सब साथ नहा रहे हैं और सब साथ गंगा पूजा करवा रहे हैं, उसके बाद सब साथ लाइन में लगने जा रहे हैं। इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और फिर लाइन बहुत लंबी हो जाएगी धीरे धीरे। आप ऐसा करना कि जैसे 2-3 लोग से ज्यादा भी हो, तो कोई एक जो पहले नहा लिया वो जाके पहले लाइन में लग जाएगा, और बाकी के लोग फिर नहाकर पूजा कर लाइन में लगने आ जाएंगे, तो वो लाइन बहुत आगे तक पड़ जाएगी, तो वो बीच में से उन लोग को लगा लेगा। हम लोगों ने भी ऐसे ही करा था, पहले मैं जाकर लाइन में लग गया था, फिर जितने भी हमारे साथ ट्रिप पर गए थे मैंने उन लोग को बीच लाइन में से एंट्री करवा ली थी, क्योंकि वो लोग पूजा भी करवा रहे थे। क्योंकि गंगोत्री धाम बहुत लोग जाते हैं और बहुत लोग पंडित जी लोगों से पूजा करवाते हैं, तो पूजा में आधी घंटे 45 मिनट चले जाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये एक आइडिया दे रहा था, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको गंगोत्री धाम के बारे में कुछ विशेषताएं बताता हूँ और बताता हूँ कि गंगोत्री धाम क्यों प्रसिद्ध है। गंगोत्री गंगा नदी की उद्गम स्थान है एवं उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ यात्रा में 4 स्थलों में से एक है। नदी के स्रोत को भागीरथी कहा जाता है और देवप्रयाग के बाद से यह अलकनंदा में मिलती है, जहाँ से गंगा नाम कहलाती है। उस स्थान को देवप्रयाग संगम कहा जाता है, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी जाकर मिलती है और गंगा का स्वरूप बनती है। पवित्र गंगा नदी का उद्गम गोमुख पर है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में स्थापित है। इसी के साथ लाइन में कुछ 2-2.5 घंटे लगने के बाद हम पहुंच जाते हैं गंगा मैया के मंदिर के सामने। गंगा मैया का मंदिर बहुत भव्य और दिव्य बना था। मंदिर के पीछे का बैकग्राउंड मंदिर की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहा था। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। हम मंदिर के अंदर जाते हैं, मैया को प्रसाद चढ़ाते हैं, उनके दर्शन करते हैं और बहुत अच्छे से दर्शन करवाते हैं पंडित जी। दर्शन करने के बाद फिर हम बाहर आ जाते हैं। गंगोत्री धाम गंगा नदी का उद्गम स्थल होने के साथ साथ देवी गंगा का निवास स्थान भी है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गंगोत्री धाम आ रहे हैं तो आपको गंगोत्री धाम में गंगा मैया के मंदिर के अलावा कहाँ कहाँ जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक पवित्र चट्टान है जिस पर राजा भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी गंगा मैया को ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर लाने के लिए, तो आपको वहाँ भी दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा गंगोत्री धाम से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित पांडव गुफा को भी अवश्य देखना चाहिए। माना जाता है कि पांडवों ने इस स्थान पर ध्यान और विश्राम किया था। हमारा गंगोत्री धाम में एक दिन का स्टे रहता है, क्योंकि हमारा गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर वाला ट्रैक रहता है पूरा, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है। जो आपने देखा था कि ट्रैफिक में हमारा पूरा एक दिन और एक रात चली जाती है, उस वजह से जो हमारा गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर का जो ट्रैक रहता है वो कैंसिल हो जाता है। अगर आप लोग गंगोत्री धाम आ रहे हैं तो गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर का ट्रैक करना ना भूलें, क्योंकि गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी का स्रोत है, जो गंगा नदी की प्राथमिक धाराओं में से एक है और यहीं से गंगा मैया का उद्गम हुआ है। मतलब यहीं से गंगा मैया का पृथ्वी पर आगमन हुआ है ब्रह्मलोक से। गंगोत्री धाम से 19 किलोमीटर दूर 3890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना तथा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। कहते हैं कि यहाँ
के बर्फीले पानी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। और गंगोत्री धाम से ही गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर का ट्रैक चालू हो जाता है, जो कि 19 किलोमीटर का है। ये ट्रैक आपको पूरा पैदल करना पड़ता है, या तो आधे रास्ते तक खच्चर घोड़े चलते हैं, आपको उनके सहारे जाना पड़ता है। गंगोत्री से निकलते टाइम हमारे ड्राइवर भैया हमसे बोलते हैं कि यहाँ पर भैरव मंदिर भी है, जो कि बहुत प्राचीन और दिव्य मंदिर है, आप लोग जाना चाहेंगे क्या? तो हम बोलते हैं हाँ। फिर हम यहाँ आते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं और देखते हैं तो सच में यहाँ एक दिव्यता की अनुभूति होती है। अगर आप लोग भी गंगोत्री धाम आ रहे हैं तो भैरव मंदिर आना ना भूलें, यहाँ भी आप जरूर से आइएगा। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक प्यारी सी डॉगी जो है वो टहल रही थी या खा रही थी, घूम रही थी। हम उसको वीडियो में कैप्चर करते हैं, उसको खिलाते हैं और फिर निकल जाते हैं हमारी गाड़ी की तरफ। चलिए अब मैं आपको गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने का सबसे सही समय बता देता हूँ। वैसे ये समय तो पूरे चारों धाम यात्रा का सही समय है, फिर भी खासकर अभी मैं गंगोत्री धाम की बात कर रहा हूँ। तो गंगोत्री धाम करने का जो सबसे सही समय है वो है मई, जून, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई और अगस्त आप अवॉइड करिए। जुलाई अगस्त में तो गलती से ही मत चले जाना। और जब मंदिर के पट खुलते हैं तब भी मत चले जाना। आप मंदिर के पट खुलने के 10 से 15 दिन बाद अपनी यात्रा चालू करना। अब हम निकल रहे हैं गंगनानी के लिए, वहाँ हमारा नाइट स्टे रहता है। आज रात गंगनानी में निकालने के बाद फिर कल सुबह हम निकलेंगे केदारनाथ धाम के लिए। आपने अभी तक मेरा यमुनोत्री धाम व्लॉग नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लीजिए, क्योंकि वहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। और उस वीडियो में मैंने 4 धाम यात्रा शुरू करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और 4 धाम यात्रा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो जाके आप देख लीजिएगा। पहले मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूले, जिसमें मैंने केदारनाथ धाम यात्रा करी है। उसमें मैं आपको केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें बताऊंगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ हम पहुंच गए गंगनानी। आई होप ये गंगोत्री धाम व्लॉग आपके लिए यूजफुल रहेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।